बहुत दिनों से डॉलर की उड़ान, बिजली बिलों में इजाफे और चीनी बहरान की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज के न्यूज़ रूम में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ, जखीरा अंदोजी के खिलाफ और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ बड़े पैमाने पर अब क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। वजारत दाखिला कह रही है कि सरकारी एहलकारों की सहूलतकारों और सरपरस्तों की भी निशानदेही कर ली जा रही है और अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी की गई हैं। ये इस्लाहात क्या हैं और किस पॉलिसी के तहत ये इकदाम उठाए जाएंगे, आज के न्यूज़ रूम में तफसीलन इस पर बात होगी। और ये भी देखना होगा कि ये माजी से कितने मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब जो बिजली चोरी से मुताल्लिक आज निगरान वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तवानाई अहम हक़ाइक़ सामने लाए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी हो रही है और चीनी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ भी एक क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है। इस तमाम तर मामले पर नज़र रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, इजाफी चीनी आखिर गई तो गई कहाँ। साथ ही साथ यौम दिफा और शहदा पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहदा को सलाम पेश किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। और दूसरी जानिब लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जारी है, जिसमें बांग्लादेश अपनी 5 खिलाड़ियों को इस वक्त पवेलियन भेज चुका है और पाकिस्तान की गिरफ्त बज़ाहिर मैच पर मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन टीम बांग्लादेश ने भी फाइट करनी है। एक अच्छा टोटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कोई कम बेश 250 प्लस। इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन सबसे पहले वो क्रैकडाउन जो एक बार फिर शुरू हुआ है उससे मुतालिक आपको अपडेट कर लेते हैं। और इस मरतबा गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। डॉलर की स्मगलिंग, ज़खीरा अंदोजी और जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजारत दाखिला ने अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी की हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। वो काम कहते हैं कि सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की भी निशानदेही कर ली गई है। अजनास, करेंसी और कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी को अपग्रेड किया जा रहा है। सामान, करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी और मुल्क में करेंसी और अजनास के कारोबार के हवाले से पॉलिसी लाने का भी फैसला कर लिया गया है। तो हुकूमत की जानिब से ये बड़े फैसले किए गए हैं। गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए ये अहम फैसले किए गए हैं। दूसरी जानिब डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है, रोकने के लिए हुकूमती इकदाम रंग भी लाने लगे हैं, क्योंकि अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया है। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ, 307 रुपये 10 पैसे से कम होकर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता होकर 312 रुपये में फरोख्त हो रहा है और स्टॉक मार्केट में 316 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। इस तरह 100 इंडेक्स 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। तो ये थी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल। और जैसे ही हुकूमत की जानिब से कुछ पॉलिसीज़ वाज़े हुई और क्रैकडाउन का ऐलान हुआ, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी कुछ बदलने लगी है। और स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो नजीब नाइच इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अच्छा, नजीब नाइच, मियाँ अंजुम निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मियाँ अंजुम साहब आपके वक्त का। सर, डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है उससे रोकने के लिए हुकूमती इकदाम सामने आए हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये इकदाम रंग लाने लगे हैं और अमरीकी करेंसी को अचानक से रिवर्स गियर लग गया है। क्या कहेंगे आप? जी, ये जना साहब ने, चीफ साहब ने 2-3 रोज पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि जो इरेगुलेटरीज हो रही हैं, जो होल्डिंग हो रही है, जो डॉलराइजेशन हो रही है, मनी एक्सचेंजर्स हैं और ये सारी चीज़ों को, और टैक्सेस की कहीं चोरी हो रही है या स्मगलिंग है, इन चीज़ों को गवर्नमेंट क्रैकडाउन करेगी और ये जो बेज़ाब्तियाँ और इन चीज़ों को रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई स्टेप्स ऐसे लिए हैं और जिसकी वजह से हालात या कुछ चीज़ें जो है वो डॉलर की जो वैल्यू जो है वो रुक गई है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ओपन मार्केट में तो मैंने सुना था कल 9 रुपए जो है ना डॉलर वो कम हुआ है, जबकि सर 2 दिनों में 12 रुपए सस्ता हो गया ओपन मार्केट में डॉलर। 12 रुपए, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा था और गवर्नमेंट उसमें खामोश थी। अब अगर गवर्नमेंट ने अगर इस पर क्रैकडाउन किया है और चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, तो मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि इस इकदाम से अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और वो भी अब आगे आएंगे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। जब ये डॉलर का भूत जो है लोगों के सर से उतरेगा और लोग जो है ना एक खामखा एक होल्डिंग कर रहे हैं, हर बंदे की ख्वाहिश है कि जी रुपया गिरता जा रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना डॉलर में इसको कन्वर्ट कर दें या सोने में कन्वर्ट कर दें। तो ये जब रुझान कम होगा,
तो डेफिनेटली हमारी मईशत में मुस्बत रुझान आएगा और रुपया स्टेबल होगा। और क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्ट बेस्ड है वो सारी डॉलर में उसकी कन्वर्जन होती है, रुपया पाक रुपीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो खामखा महंगी हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन होती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीजें रुकी हैं और ये तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा है, इट मीन्स के कुछ लोग मौजूदा पॉलिसियों के साथ या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अवेलेबल थी उनको गलत यूज कर रहे थे, जिस वजह से आपको जो पूरे माशरे में और पूरी इकोनॉमी में एक जो है ना गैर यकीनी की सूरत हाल यकीनन नजर आ रही थी। और जैसे ही इकदाम उठाए गए हैं तो मुस्बत जो है वो उसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। मारूफ सनतकार मियां अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉलर की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए जो हुकूमती इकदाम हैं उसके बाद की करेंसी को भी रिवर्स गियर लग गए हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब इन फ्यूचर कुछ बेहतरी आए। देखते हैं, इस पर नजर रखेंगे। अभी मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू करें कराची में, उनको सुनते हैं। इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह अपने पार्टी की भी खिदमत करूं, अपने शहर की भी खिदमत करूं और जिस यूसी से इलेक्ट होऊंगा इंशाल्लाह उस यूसी की भी खिदमत करूं। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहूँगा, जो पीपल्स पार्टी का मेयर होता है ना वो पीपल्स पार्टी का मेयर है। जो पीपल्स पार्टी का मेयर होता है वो किसी यूसी का नुमाइंदा सिर्फ नहीं होता, वो सारे शहर की नुमाइंदगी करता है। शाहिदा बीबी ने अपने सियासी करियर का आगाज़ मेरे ख्याल में 2002 में औरंगी से इलेक्शन पहला लड़ा था। गुलशन मेमार में रहती है, मंगो पीर में इस वक्त यहाँ पर काम कर रही हैं। ये पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है ना। अगर यहाँ पर मैं आया हूँ तो मेरे साथ दिल मोहम्मद आए। दिल मोहम्मद सेंट्रल के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो आज यहाँ पर हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। करमुल्ला वकासी साहब हैं तो गिजरी के, तर्जुमान हैं मेरे, डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन शहर भर में जो टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ काम हो रहा है उसके लिए सरगर्म तरीके से काम करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि लोगों के नलकों में पानी आए और ये हाइड्रेंट माफिया से वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़ाई जाए। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है आवाम की खिदमत करना, आवाम के दरमियान रहना, और ये यूसियाँ और हल्के नहीं मैटर करते। पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी मैटर करती है, पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा मैटर करता है, पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन मैटर करते हैं। मेरा कोई इस हवाले से रब्ता नहीं हुआ। अच्छा मैं बताऊं, कराची वालों को सिलेक्टेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड जो भी हो वो शख्स चाहिए जो काम कर सके। और देखें ना, मेरे लिए सबसे आसान काम था, मैं फाइलें फेंकता, आंसू बहाता। हम मंगो पीर मगरमच्छ के लिए जाना जाता है और उर्दू ज़बान में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो मैं मगरमच्छ के आंसू। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा ये है कि इस कौम की खिदमत करें, इस शहर की खिदमत करें, और इसके लिए हम जो है वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोग कोशिशें कर रहे हैं। अब हमें तो इंतज़ार है कि कराची का नक्शा बदले, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि मेयर कराची जो हैं वो ख़ासे मुतहरिक हमें नज़र आ रहे हैं, ख़ासे एक्टिव हैं और एक्साइटेड भी हैं। तो देखना यह है कि कराची के लिए क्या तब्दीली लेके आते हैं, क्योंकि अगर तब्दीली आएगी फिर ही हमें पता चलेगा कि अच्छा, इससे पहले आप डॉलर की स्मगलिंग की बात करी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके साथ साथ हमारा ये है कि जो हम तेल स्मगल करते हैं ईरान के साथ, पाकिस्तान अपने तेल के ज़खायर के लिए ज़्यादातर इन्हिसार सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पर करता है, लेकिन पाकिस्तान में ईरानी तेल भी बड़ी मिकदार में स्मगल होता है और ज़्यादातर बलूचिस्तान में यही तेल इस्तेमाल होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे पड़ोसी ईरान के पास तेल के कितने ज़खायर हैं। तो अमरीकी तवानाई महकमे के मुताबिक ईरान के पास 2021 के आखिर तक कुल ज़खायर का तखमीना 209 बिलियन बैरल था, लेकिन ईरान से तेल की तिजारत में हायल सबसे बड़ी रुकावट अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियाँ हैं, जबकि इसका दूसरा बड़ा पहलू हमारे सऊदी अरब के साथ दोस्ताना बिरादराना ताल्लुकात भी हैं, क्योंकि ईरान और सऊदीया ताल्लुकात का खिंचाव भी किसी से ढका छुपा नहीं था, लेकिन अब इन ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन अमरीकी पाबंदियाँ अब भी जूं की तू बरकरार हैं और यही वजह है कि तेल की दरामद पर पाबंदी है। ईरानी तेल के फ़ायदे और नुकसान भी आपको गिनवा देते हैं। ईरान के पास वाफिर तेल ज़खायर होने के सबब हम ईरान से ज़रूरत का तेल ले तो सकते हैं, वैसे ही जैसे चीन या साउथ ईस्ट एशिया के दीगर ममालिक इस वक्त ले रहे हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा जो हमें सबसे बड़ा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कटौती होगा। दूसरा, तेल सप्लाई पर समुद्री रास्ते पर जो लागू इंश्योरेंस रकम है उससे हमारा छुटकारा हो सकता है। लेकिन ईरान के पास जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने अपने आप को 1979 के बाद से अपग्रेड नहीं किया है, क्योंकि सैंक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। यही वजह है कि ईरानी तेल के मयार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है और कहा जाता है कि ये तेल आप अपनी गाड़ी में डालें तो आपका इंजन ख़राब होगा। साथ ही साथ जब ये तेल सिंध या पंजाब के इलाकों तक आएगा तो इसकी कीमत कम बेश वही होगी जो सऊदीया या इमारात से आने वाले तेल की होती है। तो इस तजारत का फ़ायदा तो कुछ नहीं, अलबत्ता
खसारा है, सिफारती माशी दोनों महाजों पर। और इस सब के बावजूद ईरानी तेल फिर भी जीवानी के रास्ते यानी साहिली पट्टी के रास्ते स्मगल होकर पाकिस्तान आता है और लाखों लोगों का रोज़गार भी इस गैर कानूनी काम से जुड़ा है। तो अभी डॉलर के जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है। साथ ही साथ ये जो ईरानी तेल है इसके लिए भी एक आगे जाके पता चल रहा है कि एक बड़ा क्रैकडाउन, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये भी एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं। तो जहाँ जहाँ लीकेजेस है उसको खत्म करने का प्लान बना लिया गया उबैद। और अब बिजली कहाँ कहाँ और कितनी चोरी हो रही है और कितना नुकसान हो रहा है, इस हवाले से भी अहम प्लान बन चुका है और एक अहम इंकशाफ सामने आया है। निगरान वज़ीर इत्तलात और तवानाई कुछ हक़ाइक़ सामने लेके आए हैं। 579 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तवानाई ने इन हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान में 10 बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। कई घरेलू सारिफीन भी बिजली चोरी कर रहे हैं तो बाज़ बिल ही अदा नहीं करते। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में बिजली चोरी होती है। लेस्को, गैपको, फेस्को, मेप्को को 79 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाका जात में बिजली चोरी 489 अरब का नुकसान होता है। 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की 60% रिकवरी ही नहीं हो रही। तो एक जानिब वो लोग जो बहुत ज़्यादा बिल अदा कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो नुकसान जो इस सूरत में हो रहा है कि बिजली की चोरी हो रही है। और बिजली की चोरी अगर नहीं हो रही तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बिल ही अदा नहीं कर रहे। यानी जहाँ जहाँ बिजली चोरी हो रही है उसका बिल वो अदा करें जो चोरी नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है यकीनी तौर पर। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने आज वज़ीर तवानाई के साथ गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब कहते हैं कि जो बिजली चोरी है उससे मुताल्लिक़ हम वाज़ेह तौर पर जो है वो दो टोक अहकामात करने जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की हम बात कर रहे हैं और मुर्तज़ा सुलंगी की जो बात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो वज़ीर तवानाई हैं उनकी बात शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको पहले सुनवाना चाह रहे हैं, वो आप पहले सुन लें ज़रा। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कितनी बिजली चोरी हुई है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब का मैं आपको पहले सुनवा दूं, वो क्या कहते हैं, वो भी सुनवाना चाह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब जी। सुनवाइए जी। किसी वजीर को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। हाँ, बस। और जो अलाउंसेस हैं यूटिलिटीज़ के, वो एग्जैक्ट नंबर है कि जी इतने 100 या इतने 1000, इससे ज़्यादा। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब की गुफ्तगू आपके सामने है। नेक्शल में अगर हम बात करें तो बिजली चोरों की ना शामत आ गई है, तो अब तैयार हो जाएं। जो जो बिजली चोरी कर रहा है वो ठीक हो जाए। वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का ऐलान कर दिया है। बिजली चोरों, सहूलतकारों के खिलाफ अब ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इसकी तमाम तर हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। हाँ जी, फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत जारी की गई है कि बिजली मीटर्स की जो चेकिंग है उसे लाजमी बनाया जाए और इसके अलावा दीगर जो अफसरान हैं जो सहूलतकारी करते हैं बिजली चोरी से मुतालिक, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आज नंबर्स भी शेयर किए गए हैं। जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर तवानाई, उन्होंने बताया कि कितने लाइन लॉसेस हैं, कितनी बिजली चोरी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम डाटा के आ जाने के बाद, इन तमाम मालूमात के आ जाने के बाद जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। और अब हुकूमत ने तय किया है कि जो लीकेजेस हैं उन्हें ख़त्म करना है। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और वो लोग जो बिल अदा नहीं कर रहे उनसे रिकवरीज़ को भी मेक श्योर किया जाएगा कि पैसे रिकवर हों, ताकि जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल पावर सेक्टर की, उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। और जो रिकवरीज़ पेंडिंग हैं, सालों से पेंडिंग हैं, उन रिकवरीज़ की सूरत जो है वो जो आम सारिफ है जो माहवार अपना बिल अदा करता है और तवातुर से बिल अदा करता है, उस पर जो बोझ पड़ रहा है उसको कुछ रिलीफ दिया जा सके। लेकिन ये कब तक होगा पॉसिबल, ये यकीनन एक सवाल है। और इस सारी सूरत हाल में हम यकीनी तौर पर चाहेंगे कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है वो कोई सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर कर दे। अरशद एच अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर तवानाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ये लाइन लॉसेस हों या बिजली चोरी हो या रिकवरी का प्रॉब्लम हो,
ये कल रात को तो नहीं पता चला हुकूमत को, ये एक मुसल्लमा हकीकत है, मौजूद है। आप नहीं समझते कि बहुत देर कर दी और अभी भी सिर्फ नंबर्स बता के जब आप जाते हैं तो लोग अगला सवाल पूछते हैं कि इनका करना क्या है, इन नंबर्स का आपका प्लान क्या है, रिकवरी कैसे होगी? देखिए, अभी जो मास्टर प्लान का सामने आया है कि क्रैकडाउन शुरू करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और इस तरह से रिकवरी करेंगे, ये शायद भूल गए हैं कि इससे पहले जनरल जुल्फकार आया था वापदा में 99 से लेके 2005 तक, तो इनको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि 99 में कितने लॉ एंड लॉसेस उस बंदे ने कम किए हैं। वो ऑलरेडी 2% एक्ट तो पहले भी है, 2015 या 16 का है, तो 5 साल की सजा भी है और फाइन भी है 1 लाख का, 10 लाख का। जितना बताइए कितने अभी बंदे पकड़ेंगे। और पहली बात तो ये कि ये क्या डॉर्मेंट था, क्या इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की और अब नए बंदे आएंगे, फरिश्ते आएंगे, वो काम करेंगे। देखिए, इस तरह की बातें या इस तरह के स्पिन मास्टर पाकिस्तान में देखते हम आए। आपको बात बड़ी साफ स्ट्रेट बात है, पाकिस्तान में जिस दिन ऐसे को कमिटेड लोग आ गए, वो लोग जिनको खुदा का खौफ होगा और जो सिर झुका के काम करेंगे, वो अभी बात नहीं आई। ये वो ब्रीड ही नहीं है, ये वो लोग ही नहीं है। जरा इनका देखिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो बंदा डिलीवर करेगा जिसको इलेक्ट्रिसिटी का ABC नहीं पता, जिसको FCCP से सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट किया है। भाई देखें, आप लोग भी सारे पाकिस्तान में, स्पेशल मीडिया भी इन लोगों को, इनको प्रोजेक्शन देते हैं। ये अब क्या सपोर्ट कि एक और ड्रामा होगा। अर्शद साहब, हमारे पास तो खबर आती है, हम तो बता देते हैं कि ये यहाँ तैनात हुआ है, अब हम इससे ज़्यादा क्या करें? आप जैसे एक्सपर्ट्स ज़ाहिर है आके निशानदेही कर रहे हैं, यकीनन आपका ये काम है, आप करें। क्या हुआ है, आप इसे देखें कि मैंने हिंदुस्तान में भी काम किया हुआ है। अब वो लोग देखें कि वही जो मेरा ही मास्टर प्लान है, उसको उठा के कैसे अपने मुल्क को बेहतर कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिशन। मैं आपसे ये यकीनन, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है सर, मुझे ज़रा ये बताएं कि हम अभी तक जो महंगी बिजली पैदावार है उससे जान नहीं छुड़ा सके। हमारे पास अल्टरनेट्स होने चाहिए। इस वक्त दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 2050 के प्लान बना के बैठी हुई है, 2045 के प्लान बनाए हुए हैं, जर्मनी उस पर काम कर रहा है, बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। हम कहाँ पीछे रह गए? हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो अलबत्ता मौजूद है। हम विंडमिल से बिजली बना सकते हैं, हम पन बिजली बना सकते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं है। देखिए, ये जो पाकिस्तान में अभी जो क्राइसिस है, उससे पूरे पाकिस्तान के लोग गलत के उठ पड़े। देखिए, जीबी में क्या हो रहा है। बात ये है कि एक बात लोगों को कन्वे कीजिए, ना तो गुलफाशन आया, ना नरेंद्र मोदी आया, ना साइड का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आया। आप यही चेहरे, यही लोग, यही थे, यही कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया, यानी वो बंदा जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, अगर वही पार्ट ऑफ में आ रहा है तो देखें कैसा। ये आजकल बहुत से लोग भी कर रहे हो, वो पता। यानी आप ये कह रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, तो फिर जाके कहीं ये मामला संभलेंगे। बहुत शुक्रिया आप अर्शद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तौर पर हम महंगी बिजली जो है उससे जान छुड़ा नहीं पा रहे हैं। दुनिया जो है वो चांद पे जा रही है, हाल ही में तो खैर इंडिया भी गया है। हमारे यहाँ आज भी हम महंगी बिजली पैदा करें, LNG का हमारा सारा है, फर्नेस ऑयल का हमारा सारा है, कोयले से हम बिजली, माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं और बिजली भी महंगी है। बिल्कुल ऐसे। और डायलेमा ये है कि हमें सब कुछ मालूम है, ये जिस तरह से आपने शुरू में भी बात की थी कि ये अभी पता नहीं चला, लेकिन हम इसके लिए कुछ कर नहीं सके। अब कुछ पॉलिसीज बनी है, हम होपफुल हैं कि इन पॉलिसीज पे अमल दरामद होगा। सरप्लस में हुई कहाँ गई? एग्जैक्टली। हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद चीनी की कीमत अभी तक कम नहीं हो सकी और चीनी का जो 50 किलो का बैग है वो 10,000 रुपए से भी तजावुज कर गया है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से तजावुज़ कर गई है। चीनी की नकलो हरकत मॉनिटर करने के लिए बनाई गई ऐप भी गैर मौसर है। ये ऐप गैर मौसर होने से कैन कमिश्नर का सट्टाबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल ख़त्म हो गया है। ये हम बहुत दिन से इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये ऐप काम नहीं कर रही है। अब ये ऐप काम क्यों नहीं कर रही? किन लोगों ने इस ऐप को, इसमें कुछ डिसऑर्डर पैदा किया? पिछले दिनों कल या परसों में खबर आई, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक इजलास में फैसला हुआ कि अपील करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया था। अपील करने में आपको इतने दिन लग गए, यानी जो ही आपके खिलाफ ये फैसला आया था आपको फौरी तौर पे अपील करनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी मेक श्योर किया कि चीनी पहले गायब हो, आप मीडिया पे आके शोर शराबा करें, फिर जाके आप अपील करें। तो कोताही हर तरफ से हो रही होती है, सिर्फ किसी एक हाथ से ताली नहीं बच सकती, ये इम्पॉसिबल है। महंगाई के तूफान में आवाम को शायद थोड़ा सा रिलीफ आप कह लीजिए यूं मिल गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अब बिल आखिर चीनी 146 रुपए किलो में दस्तयाब है और यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 माह बाद ये चीनी आई है।
लोग इस चीनी को देखकर बड़े खुश हुए हैं, हैरान हुए हैं, परेशान हुए हैं और उन्होंने फिर चीनी के दानों को देख के ये समझने की भी कोशिश की है ये पाकिस्तानी चीनी है या ये ब्राज़ीलियन चीनी है, क्योंकि बड़े मसाइल हैं हमारे ये भी कि हमारे यहाँ बिजली जो चीनी थी वो सरप्लस में हुई, यानी ज़्यादा हुई, ज़रूरत से ज़्यादा हुई, फिर वो चीनी गायब हो गई, फिर ब्राज़ील से मंगवाना पड़ेगा। चीनी के दाने हाथ में लेके चेक करना पड़ेगा ये हमारी वाली है ब्राज़ील की। अब ये चेक तो करेंगे लेकिन मुश्किल होगा उसको भी आइडेंटिफाई करना। खैर जो चीनी की स्मगलिंग है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ये कह रहे हैं कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने गुज़िश्ता रात एक कामयाब ऑपरेशन करके चीनी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई है। और दूसरी जानिब चीनी की जो नकल हरकत मॉनिटर करने के लिए बनाई गई ऐप, जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि वो गैर मौसर है और ऐप गैर मौसर होने से कैन कमिश्नर जो है वो सट्टाबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। खैर कल एक अहम कार्रवाई हुई है जिसमें चीनी स्मगल करने वालों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन किया गया है और रोक लिया गया है चीनी की स्मगलिंग को जो कि अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी। एहतशाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशाम ज़रा कहिएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या चीनी को लेकर फैसलाबाद में, माहौल क्या है? यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलना दस्तयाब हो गई है, आम मार्केट में क्या रेट है, ज़रा बताइए तफसीलन। जी सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात करते हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह बाद एक रोज़ कबल चीनी आई थी और वो भी फी स्टोर 80 पैकेट दिए गए थे जो कि 10 मिनट में तकरीबन ख़त्म हो गए थे और उसके बाद 2 दिन से दोबारा चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं आई। हाँ, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के रेट 146 रुपये है आम सार्फिन के लिए, जबकि जो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है उनके लिए 100 रुपये रेट है। अच्छा। अब बात कर लेते हैं ओपन मार्केट की। तो ओपन मार्केट में जो होलसेलर्स हैं, होलसेल मार्केट में जो थैले की कीमत आज कल की निस्बत 200 रुपये सस्ता था। 8,800 रुपये कल रेट था 50 किलो के चीनी के थैले का। आज का जो रेट है वो 50 किलो के थैले का 8,600 रुपये था। लेकिन इससे कोई आम मार्केट में, ओपन मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा है। इसने जो किराना स्टोर वाला है उसने कोई रुपया रेट कम नहीं किया है, या जो आम परचून में सेल करते हैं उन्होंने रेट कम नहीं किया है। उनके रेट वही है, 190 से लेके 200 रुपये रेट है। और चूंकि ये रेट में 10 रुपये का डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि पूछने वाला कोई नहीं है ना। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो बिल्कुल गायब हैं। उनका ये काम होता है कि वो चेक करते हैं, रेट्स चेक करते हैं। इसके अलावा DC की तरफ से बाकायदे बनाई जाती हैं, वो चेक करती हैं, लेकिन कोई रेट चेक करने वाला नहीं है। तो इसलिए जिसका दिल कर रहा है वो 10 रुपये महंगी बेच रहा है, कोई 10 रुपये सस्ती। ये कहाँ गए हुए हैं? गर्मी ज्यादा है, बाहर नहीं निकल रहे, क्या वजह है? गर्मी ज्यादा के कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बाकायदा हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रांगली उस पर एक्ट करवाना चाहे तो वो करती हैं, वरना ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, घूमते हैं, जाती मफादात लेते हैं। और ये नजर आ रहा है, देखिए हर तरफ लूट मार आपको नजर आ रही है। इस वक्त किसी चीज का रेट फिक्स नहीं है। चीनी का रेट ले लें, आटे का रेट ले लें, बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश है उनका रेट ले लें, कोई 10 रुपये महंगी बेच रहा है, कोई 10 रुपये सस्ती बेच रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट सुबह सुबह जारी कर दी जाती है, उस रेट लिस्ट पर कोई भी अमल दरामद नहीं करता है। दूसरा काम ये होता है कि कमिश्नर है, DC है, ये जिले हेड है, जो DC है, कमिश्नर जो डिवीजन का हेड है, इन्होंने मेक श्योर करना होता है कि जो प्राइस लिस्ट जारी हुई है उस पर अमल दरामद हो। लेकिन एहतशाम की बात का लुब्बे-लुबाब ये है कि बस अफसरान के मूड पे, जिस दिन मूड हुआ तो वो बाहर निकल आएंगे, सारा कुछ चेक कर लेंगे, मूड नहीं हुआ तो महीनों महीनों चेक नहीं करेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने हमें टाइम दिया फैसलाबाद से। तो अभी ये जो पूरी स्टोरी थी, अगर हम इसका टेक अवे आपको बताएं तो सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला हो चुका है। चीनी की बात करें तो फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से ज़ायद हो चुकी है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी 146 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। चीनी स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और चीनी की नकलो हरकत की मॉनिटर ऐप गैर मौसर है, उस पर भी अब चेक एंड बैलेंस जो है यकीनन उसका आगाज़ होगा। दफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यौम दिफा पर बात करेंगे। सदर ममलिकत का पैगाम आपके सामने है, दिन भर की एक्टिविटीज़ आपको बताएं। मारिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 1965 की जंग, यकीनी तौर पर शहदा को सलाम पेश किया जा रहा है, गाजियों को भी आज हम सलाम पेश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वक्त बदला है, घड़ी आगे निकली है, साल बदले हैं, लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं और तर्ज अमल बदला है। 1965 की तरफ देखते हैं और जब 2023 की तरफ देखते हैं तो मामलात कितने एक जैसे हैं और कितने मुख्तलिफ हुए आपकी नज़र में?
देखें, जहाँ तक हमारे बैरूनी ख़तरात का ताल्लुक़ है वो तो शायद उसके अंदर कोई हमें कोई खातर खा कमी नज़र नहीं आई है। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वो अभी तक हिंदुत्व, अखंड भारत और उससे भी बढ़कर वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो तख्लीक थी बतौर एक ख़ुद मुख्तार रियासत, वो अभी तक उनको काबिल कबूल नहीं है। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट, सिटीज़न एक्ट, वो इस बात की हिंदुस्तान के अंदर इस बात की तायद करता है कि पाकिस्तान को जो बैरूनी ख़तरात हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। इसी तरह ये जो ख़तरात हैं, जहाँ पहले शायद पाकिस्तान की इस वक्त जॉइंट डिफेंस डॉक्ट्रिन है, उसके मुताबिक अभी भी पाकिस्तान उनके ख़तरात में एक बहुत बड़ा ख़तरा है और उसके लिए वो ना सिर्फ तैयार रहेंगे बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। लेकिन जहाँ आप दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिफा को देखते हैं, जो आपके अंदरूनी जो मामलात को देखते हैं, या उससे भी बढ़ के ये है कि इस वक्त चाहे आप मुश्किल वक्त से ज़रूर गुजर रहे हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त अदारे मौजूद हैं, इस वक्त आपके पास आवाम मौजूद है और उसके अलावा आपका एक जो प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का, वो एक मुसलसल जो है उसके अंदर जिद्दत भी है और उसके अंदर एक लोगों की तमन्ना भी है कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हो। आपको कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है नेक ख्वाहिशात ना रखता हो। हाँ, नुक्ता नज़र ज़रूर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ एक बुनियाद के तौर पर मौजूद है वो यही है कि पाकिस्तान का दफ़ा जो है ना काबिल तस्खीर होना चाहिए और पाकिस्तान और पाकिस्तानी इसके लिए ना सिर्फ यकसुई रखते हैं इस अज़म के लिए, लेकिन उसके लिए तमाम तरफ कोशिशें करने के लिए भी तैयार है, चाहे वो इक़्तिसादी महाज में हो, चाहे वो आपकी जो अंदरूनी या बैरूनी ख़तरात में हो। कोई और दुनिया का मुल्क ऐसे नहीं है जिसने 20 साल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी हो और एक मुनज़्ज़म तरीके से लड़ी हो और उसके बाद जो है ना सिर्फ वो एक जीती हुई जंगों में शुमार हो, लेकिन उस लिहाज से आप देखें तो जो कुर्बानियाँ आपने दी, जो चीज़ आई विश कि हम ज़्यादा बात कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 1965 की जंग की याद में आज हम दिन मना रहे हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा की राय आपके सामने है। हमने यकीनन बहुत ग्रो किया है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने बड़ी कामयाब लड़ाई लड़ी है और ये वो वाहिद आप कह लीजिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी जिसमें कोई मुल्क कामयाब हुआ तो वो पाकिस्तान था। इसके अलावा जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं या हमारे यहाँ जो इंस्टॉल्ड आप कह लीजिए नेक्सस था कुलभूषण यादव की सूरत, हमने उसे भी न्यूट्रल किया और फिर इसके अलावा जब 2019 में 1965 की सी एक ख्वाहिश जागी, आपने दरअंदाजी की कोशिश की, तब भी हमने आपको मुँह तोड़ जवाब दिया। तो अब भी अगर आप सोचते हैं ऐसा तो ये आपकी खाम ख्याली है, सोचना बस बंद कर दीजिए। यही एक मुख्तसर सा आज के दिन का पैगाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। उबैद, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक करते हैं कमांडर रिटायर्ड आबिद हुसैन खान की रिहाइश का वो पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म ने कमांडर रिटायर्ड आबिद हुसैन खान के साहबजादे लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की हालिया हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर अफसोस का इजहार किया, फातिहा ख्वानी की और शहीद के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की है। गवादर में ये हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया। पाक बहरिया का ये हेलीकॉप्टर था और इस हादसे में शहीद होने वाले जो अफसर हैं उनके घर पहुंचे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और शहीद के वालिद से, शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया, फातिहा ख्वानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की हालिया हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर इजहार अफसोस, फातिहा ख्वानी की, शहीद के लवाहिकीन के लिए जो है वो सब्र जमील की दुआ की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। जी हाँ, यौम दिफाए पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ शहदा की यादगारों पर हाज़िरी भी दी जा रही है, फातिहा ख्वानी की जा रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं और ऐसे में जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पहुँचे हैं फातिहा ख्वानी के लिए, शहीद के लवाहिकीन के घर और सब्र जमील की उन्होंने दुआ भी की है। चलें, एशिया क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो एशिया कप के शेड्यूल को जनाब उन्होंने मजाक बना दिया है। एसीसी के सदर जय शाह की मनमानियों ने एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना होने दिया है और ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पहले मैचेस हेमिल्टोन मुंतकिल करने पर इत्तफाक हुआ, अब दोबारा शेड्यूल के मुताबिक मैचेस कोलंबो में ही कराने का कह दिया गया है और जय शाह पहले वर्ल्ड कप के शेड्यूल को मजाक बना चुके हैं और उन्होंने अब एशिया कप के हवाले से भी फैसलों को जग घसाई
तबाही का सबब बना दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकतरफा फैसला मानने से इनकार करते हुए ACC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है और PCB ने मुतालबा किया है कि इजलास में वेन्यू शिफ्टिंग के हवाले से मुत्तफिका फैसला किया जाए। अब देखना यह है कि ये जो इजलास होता है इसमें क्या फैसला होता है, यकतरफा फैसला ही माना जाता है या कोई मुशावरती? मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता वाला नारा ही है, लेकिन आपने मानना तो है ही। आपने वर्ल्ड कप के लिए वहाँ जाने पर राजी हो गए आप, और एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल था उसको भी मान लिया, तो खैर ये कैसे नहीं मानते। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वक्त में शामिल BCCI के सदर जो हैं रॉजर बेनी, वो पाकिस्तान की मेज़बानी की हसीन यादें लेकर आज भारत वापस चले गए हैं। उनके साथ आने वाले राजीव शुक्ला नायब सदर BCCI जुमेरात को भारत वापस जाएंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के एजाज़ में गवर्नर हाउस लाहौर में इशाया दिया गया और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी एक ज़हराना दिया गया था। और जब ये टीम यहाँ पहुँची थी, यानी कि वफ्द यहाँ पहुँचा था, तो ज़का अशरफ साहब ने जो है वो हाथों में हाथ डाल के कहा था कि हम एक हैं, वील ग्रो टुगेदर। और अब जो है वो एक मरतबा फिर ये जो वफ्द है इसका एक हिस्सा कह लीजिए कि भारत रवाना हो चुका है, और दूसरे कुछ जो लोग बाकी हैं यानी कि नायब सदर जो हैं राजीव शुक्ला, वो कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के वक्फे से जाएंगे, यानी कल जाएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर ये एक अच्छा जेस्टर रहा और रॉजर बेनी आए, इसके अलावा जो राजीव शुक्ला हैं वो भी आए। लेकिन इसी बीच में जो हमारा मैच था इंडिया पाकिस्तान का, वो बारिश से मुतासर हुआ, फिर वेन्यू को लेकर एक के ऊपर एक बात होती रही। स्टिल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन इतना भी काफ़ी है कि कम से कम ये जो एक वर्किंग रिलेशन था इसकी कम से कम इसका आगाज़ तो हुआ और मेल मुलाकातें तो शुरू हुई, कम से कम कोई तो आया, और हम भी शायद चले जाएंगे उनके। और स्टूडियो में भी उबैद कोई आया आपकी डिस्कशन के दौरान, वो हैं चौधरी अशरफ साहब, जो कि हमें बताएंगे बहुत सी बातें होंगी। वो भी करा लेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता पोलो में। आपने वर्ल्ड कप वो पोलो की तरफ आपका झुकाव देखा आपने, बॉयज ने 193 पे भेज दिया हज़ारों को वापस। सर दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन और आपके सामने बांग्लादेश रैंकिंग में आपसे कई दर्जे नीचे, और आप नंबर 1, और फिर आप कहते हैं कि देखा शहीनों ने यही करना था। अच्छा सर, लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त भी दी थी उन्होंने। देखिए जी 4 साल पुरानी बात है, बल्कि 6 साल पुरानी बात है। अच्छा। कि जब आप अजहर अली की क़यादत में आप बांग्लादेश गए थे और 3 मैचेस की सीरीज़ आ रहे थे, फिर उसके बाद फिर हमने उनको नाको चने चबवाए थे। वो कैसे? वर्ल्ड कप 2019 का हुआ था, मैं लॉर्ड्स में था उस वक्त मौजूद, तो वहाँ पर शाहीन अफरीदी ने 6 खिलाड़ियों को इनका आउट किया था और 94 रन से हमने इनको शिकस्त दी थी। इमामुल हक की मुझे वो सेंचुरी भी याद है, बाबर आजम 6 रन से अपनी सेंचुरी नहीं बना सके थे, और उस वक्त हमें बड़ा अफसोस हुआ था। कप्तान थे सरफराज अहमद। अब 194 बड़ा इजी है, डेफिनेटली हमारी बैटिंग लाइन भी स्ट्रांग। देखिए जी, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट थी लाहौर में, और इसमें हमारे बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, खास तौर पर हारिस रऊफ ने आज 4 खिलाड़ियों को आउट किया और उन्होंने अपनी विकेटों की नस्ब सेंचुरी भी यहाँ पर मुकम्मल की। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे बॉलर्स ने एक ऐसी विकेट जिस पर बैटिंग पैराडाइज विकेट है, इस पर 300 रन पिछले 2 मैचेस में बने हैं। तो ख्याल यही किया जा रहा था कि आज भी मैंने अपने सुबह के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, इनको 250 से पहले इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश के प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर शिंटो जिस तरह आज अनफिट होके बाहर हो गए, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, तो लगता है कि वहीं पे बांग्लादेश का जो मोराल था ना वो नीचे डाउन हो गया, और जिसका फ़ायदा हमारे बॉलर्स ने खूब उठाया। और शाहीन अफरीदी जिस तरह शुरू से ही वो ब्रेक थ्रू देते हैं, नसीम शाह ने भी आज शुरू में ही बॉलिंग की। नहीं, आज तो हमारा बॉलिंग का दिन था। अब बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि ये जो छोटा सा 1-2 बल्लेबाज आप कह रहे पूरा कर दें, इफ्तिखार और बाबर की जिम्मेदारी लगा के। देखिए जी, हमें दूसरों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, खुद अपनी जिम्मेदारी करना पड़ेगा। कि बाबर आजम आता है, रिजवान ऊपर आता है, इमामुल हक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि टोटल थोड़ा है, आने वाले प्लेस कर लेंगे। टोटल थोड़ा है। अब ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान बांग्लादेश का मुकाबला एक मरतबा फिर होने जा रहा है अगले महीने, तो उसकी हमें ये यहाँ पर भारत के खिलाफ एक बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छा यहाँ पर सेट करना होगा, यानी कि बड़े मार्जिन से। कम से कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 8 विकेटों से कम ये मैच जीतना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। देख लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद नवाज की जगह आज फास्ट बॉलर जो हैं फहीम, उन्हें शामिल किया गया था। जी, ये बड़ा ज़रूरी था। पता क्यों? वर्ल्ड कप से पहले हम एक ही स्क्वाड को खिलाते चले आ रहे हैं, तो फहीम जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड का नहीं, वर्ल्ड कप का स्क्वाड हमने देखे, दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, भारत, सब ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हमने नहीं किया। आप वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने से पहले आपने जो प्लेयर्स आपके बच गए हैं, जो आपके बेंच पे बैठे हैं, उनको मौका देना ज़रूरी था।
तो फ़हीम अशरफ के लिए यही एक मौका था कि इनको यहाँ पर मौका दिया जाता ताकि वर्ल्ड कप के लिए आपको पता होता हमारी ये हम इस लाइन ऑफ एक्शन के तहत हमने मैदान अच्छा अशरफ साहब, ये तो हो गई आज की मैच के हवाले से सारी बातें, हमारी विशेष भी टीम पाकिस्तान के साथ है। अब वेन्यू का जो मसला है, फिर अब कोलंबो में ही मैच होंगे, अब 10 तारीख को फिर मैच होने वाला है पाक इंडिया का। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, रात 3 बजे तक आईसीसी के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, उनके दरमियान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान राब्ते रहे और जूम मीटिंग भी होती रही, जहां पर ये चीज़ तय पाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर ममालिक तो राज़ी थे कि मैचेस वहां से शिफ्ट कर दिए जाए, लेकिन भारत हमेशा जो हटदर्मी पर कायम रहता है, उसने फिर वही काम किया। राजीव शुक्ला तो यहाँ पर नायब सदर हैं जो, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी उनके पास अहम ओहदा है, लेकिन उनके जो जे शाह हैं वो प्रेसिडेंट हैं, एक तरफा फैसला करते हैं। और माजी में भी इसी तरह उन्होंने फैसला किया था कि सिर्फ पाकिस्तानी टीम या भारतीय टीम पाकिस्तानी है, वो एक तरफा फैसला करते हैं। कोई रिग्रेट नहीं है जो पिछला मैच हुआ। माइक म्यूट होता है इनका? नहीं, म्यूट नहीं होता, बोलते हैं। देखिए अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात अगर 3 बजे 2 बजे तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के मालिक के साथ राब्ते रखे हैं, तो लाजमी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ तो पेश किया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ये टूर्नामेंट अच्छे तरीके से शायकीन क्रिकेट को अच्छी चाहते हैं कि आप इंडिया को डिक्टेट करें कैसे? ये ऐसे है कि आप अमेरिका को बोलेंगे वो शुमारी कोरिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर लें? नहीं, ये नहीं होता। देखें, हम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग टीम है। अगर नहीं, बात सुनिए, आपकी क्रिकेट इकोनॉमी सर डोमिनेट करती है, यही इकोनॉमी। देखें हमारी जीत सब पे बोलती है, देखें हमारी कारकर्दगी बोलती है, हमारा जो लड़कों की परफॉर्मेंस है वो बोलती है। अच्छा, नजम सेठी कह रहे हैं कि वो डरते हैं कि हार ही ना जाएं। देखें हम तो खौफ तो यही है, खौफ सिर्फ हार का है, क्योंकि भारत जिस तरह बहुत बड़ी इकोनॉमी है उसकी, और क्रिकेट भी उसके इंडस्ट्री में शामिल है, तो उस वजह से वो डरते हैं कि पाकिस्तान से हारे तो उनको वहां के लोग, वहां के शायकीन वो नहीं छोड़ेंगे। तो जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं। प्लेयर्स अगर वेन्यू की वजह से अनकंफर्टेबल होते हैं, उनके प्लेयर्स अगर पाकिस्तान जैसी टीम से हारते हैं तो उनकी आईपीएल की वैल्यू गिरती है। आईपीएल की वैल्यू गिरती है तो उनकी क्रिकेट इकोनॉमी वो लूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में होने वाला वर्ल्ड कप है, हम जा तो रहे हैं, सारे एनओसी हमें मिल चुके हुए हैं, वहां पर जाना है। अब सिर्फ एक एनओसी चाहिए जीत का। देखें वो जीत का जब हमें एनओसी वहां पर हम भारत को भारत में शिकस्त देंगे, फिर हमारे डंके भी बजेंगे, सारा कुछ होगा, और दुनिया क्रिकेट भारत को लान तान भी करेगी कि आप जिस मुल्क में आप जाकर नहीं खेलना चाहते, उन्होंने आपको आपके घर में घुसकर मारा है। देखिए भारत के खिलाफ अभी मैच 10 तारीख को फिर है, जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है अशरफ साहब, हमारी तमाम तर विशेष उनके साथ हैं, और जितनी हार्डवर्क वो दिखा रहे हैं वो ग्राउंड पे नजर आ रही है। तो आज के मैच के लिए भी गुड लक, और आगे के लिए भी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, इस आवर में भी हम बात करेंगे उन मसले मसाइल की जिस पे अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डॉलर की लगाम को काबू करने की, उड़ान को काबू करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लगाम लगाने की बातें हो रही हैं। बिजली बिलों में इजाफे और चीनी बहरान की भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अब हुकूमत का क्या प्लान है। कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और उन पॉलिसीज़ पे किस हद तक अमल होगा, इस पर भी बात होगी। चीनी की अगर हम बात करें तो जनाब, चीनी बहरान जो कि पिछले बहुत से दिनों में हम आपको बता रहे थे कि ये सर उठाने लगा है, और चीनी बहुत महंगी जो है वो मिल रही है। बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पे चीनी मिल ही नहीं रही थी, और 200 तक अब इसका रेट पहुंच चुका था। अब एक थोड़ा सा ताज़ा यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आ गई है। दूसरा, साथ ही साथ जो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं निगरान, उन्होंने वज़ीर तवानाई के साथ बैठ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि कितनी बिजली चोरी हो रही है, यानी कि 590 अरब की बिजली चोरी हो रही है। रिकवरीज का प्लान है, इधर भी क्रैकडाउन हो रहा है, उधर भी क्रैकडाउन हो रहा है, उधर भी क्रैकडाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी ने जो है वो डंडा उठा लिया है, और किसी के डंडा उठाने से ये सारी चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ आ रही हैं। जैसे कि आज ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आ गया, क्योंकि जो मजमूई तौर पर फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उनको कहा गया है कि सख्ती होगी, तो फौरी तौर पर मार्केट जो है वो नेचुरल हो गई। साथ ही साथ तीसरा हाईलाइटेड इशू आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं, और वो है एशिया कप का सुपर 4 मरहला। और पाकिस्तान ने क्या शानदार बॉलिंग की है, 193 ऑल आउट किया है बांग्लादेश को, और इस तरह से अब 194 का टारगेट है सुपर 4 के मैच में। और अब देखते हैं कि हम कितना
जल्दी इस टारगेट को जो है वो अचीव करते हैं। हारिस रऊफ ने शानदार बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन सबसे पहले चीनी की बात कर लेते हैं, जो वाफिर हुई, सरप्लस थी, लेकिन फिर न जाने कहाँ चली गई। जी हाँ, और हुकूमत के जो तमाम तर दावे थे उसके बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। चीनी का 50 किलो का बैग 10,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई है। और चीनी की नकलो हरकत मॉनिटर करने के लिए जो ऐप बनाई गई थी वो भी बहुत देर से गैर मौसर है, और ऐप गैर मौसर है, इससे कैन कमिश्नर का सट्टाबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का कंट्रोल ख़त्म हो गया है। खैर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत दिन से और बहुत अरसे से हाईलाइटेड हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो रहा। इक़दामात कहा जा रहा था कि इस पे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो बेसूद नज़र आ रहे हैं। और महंगाई का जो तूफान है, इसमें आवाम को जिस तरह से पहले हमने बताया कि थोड़ा सा रिलीफ ये मिला है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अब 140 रुपये में आ गई है। लेकिन अभी भी हमने आपको पिछले घंटे में बताया कि सिर्फ और सिर्फ 80 बैग जो है, फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर ने बताया था शाम ने कि 80 बैग आए थे यूटिलिटी स्टोर्स पर, और वो 80 बैग 10 मिनट में ख़त्म हो गए। तो 140 रुपये किलो जो चीनी है वो आप कह लीजिए बड़ी लिमिटेड स्टॉक है, और फिर जैसे ही आ रहा है वो फ़ौरन जा भी रहा है। अब 5 माह बाद लेकिन बहरहाल चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स तक आई है। एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक जो पहलू है तकलीफ दे वो ये है कि ये लिमिटेड है, तो इसलिए आती है और फौरी तौर पर 10 मिनट में 15-20 मिनट में ये चीनी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लोग भी तरसे हुए थे, क्योंकि इसकी जो नेचुरल कीमत है वो 90 रुपये या 95 रुपये से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये 90-95 रुपये से कहीं जाके जो है वो 200 रुपये तक चली गई। तो लोग फिर क्या करें, लाइनों में लगकर फिर चीनी लेंगे, सस्ती चीनी लेंगे। जहाँ पे 146 में मिल रही है तो वो शुक्र अदा कर रहे हैं। अब ये कि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि किसी ने डंडा उठा लिया है, और डंडा उठाने के बाद फिर हम नज़र ही आ रहा है कि हर तरफ हर किसी ने डंडा उठा लिया है। तो जो चीनी के इस वक्त कह लीजिए स्मगलर्स हैं या चीनी माफिया है, उसके खिलाफ भी अब क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। और वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ये बताते हैं कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। हालिया कार्रवाई में FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने गुज़श्ता रात एक कामयाब ऑपरेशन करके चीनी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया है। उधर जो कैन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐप गैर मौसर है, जिसकी वजह से वो चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहे। ये जो चीनी का बोरा होता है ये 50 किलो का होता है, और ये जाहिर है कोई रोज़ाना 1-1 किलो या 1-1 बोरा तो लेके नहीं जाएगा। तो कोई लेके गया तो ट्रक में लेके गया कैसे, ये सवाल है। बिल्कुल उबैद, इस पे बात करने के लिए कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। अब्दुल रऊफ साहब, हम देख रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो खासी एक्टिव नज़र आ रही है। अब बहुत दिनों से बात हो रही थी कि चीनी स्मगल हो रही है, अब बाकायदा तौर पे कार्रवाई भी हो रही है और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप सर? जी, हमने ऑलरेडी जो है अपने जो सरहदी ज़िला हैं हमारे पंजाब के 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रहीम यार खान, राजनपुर है, मियाँ वाली है, अटक है, DG खान है, इनको हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे अपनी पंजाब की जो सरहदें हैं, जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दूसरे सूबों के साथ हमारी सरहद मिलती है, इनको हमने लेटर्स लिखे हुए हैं अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि यहाँ से कोई स्मगलिंग की जो चीनी है वो यहाँ से ना निकलने पाए और फिर कोयटा और KP के बॉर्डर से वो अफ़गानिस्तान या ताजिकिस्तान की तरफ ना जा सके। तो हम रोज़ाना उनके साथ राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सारी उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने कई सारे ट्रक पकड़े भी हैं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, इस हवाले से एक ऐप के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ऐप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है और उसकी वजह से भी खासी मुश्किलात हैं। लेकिन सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो निज़ाम है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अब उस निज़ाम को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या फ्लॉज उसमें थे जो उसको बदलने की कोशिश की जा रही है? यकीनन थे जो ये मसला आ रहा है। जी, जो ऐप का है ना, वो उसमें गैर मौसर होने का जो मसला था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी ऐप थी जो हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर बनाई थी, जो चीनी की ट्रांसपोर्टेशन थी, एक शुगर मिल से वो चीनी निकलती ट्रक में, उसमें कितनी बोरियां जा रही हैं, उनकी तादाद क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो हमें हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती थी। वो लाहौर हाई कोर्ट ने 17 मई 2023 को इस साल उसको कर दिया, सस्पेंड कर दिया हमारे ऑर्डर को, और उस पर स्टे ग्रांट कर दिया, जो कि वो स्टे अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम उसको, जो चीनी की नकलो हमल है सूबे में या सूबे से बाहर जाती है, वो स्मगलिंग होती है या जखीरा होती है, आपने इसके खिलाफ फौरी तौर पे अपील क्यों नहीं की इस स्टे के खिलाफ? जी, हमने बिल्कुल अपील की है। मैं कल भी हाई कोर्ट में गया था,
उसमें अदालत उज़्मा के सामने मैं पेश हुआ था। उसमें हमारा एक और केस है जो उन्होंने पंजाब के केन कमिश्नर को एक स्टे ग्रांट किया हुआ है कि कीमतें आप मुकर्रर नहीं कर सकते पंजाब की हद तक, जो सूबाई काबीना ने केन कमिश्नर को इख्तियार दिया था। वो उन्होंने कल भी लाहौर हाई कोर्ट ने उस स्टे ऑर्डर को फर्दर उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, यानी कि इस वक्त तो हम उसको चीनी की कीमतें मुकर्रर नहीं कर सकते। हालांकि हमने सारा अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, सारी शुगर मिलों के साथ, सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं शुगर इंडस्ट्री के, उनके साथ हमने पूरी मुशावरत कर ली हुई है, लेकिन हमें इजाज़त अभी नहीं है अदालत उज़्मा की तरफ से कि इजाज़त नहीं है। तो यकीनन जो आपने अपील की है आप उसको दोबारा भी देखेंगे और यकीनन दोबारा अपील भी आपकी जानिब से दायर होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है इसे आप मसनूई कह लें या हकीकी कह लें, ये दुरुस्त हो जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब, कैन कमिश्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया सर आपके वक्त का। मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि चीनी जो है वो बहुत महंगी मिल रही है, आवाम इससे खासे परेशान है। अब ये कहा जा रहा है कि स्मगलिंग के खिलाफ जो है और इसकी रोकथाम के हवाले से अब बहुत से मात उठाए जा रहे हैं और पॉलिसीज़ जो हैं उनकी भी अब निशानदेही की गई है और उन पॉलिसीज़ पर अमल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो था चीनी का मसला, लेकिन जनाब बिजली का मसला भी एक बहुत अहम मसला है। बिजली चोरी हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। अच्छा, बिजली का मसला इतना अहम और इतना संगीन हो गया, पता ही नहीं चल रहा सिरा पकड़ना कहाँ से। आज चोरों पर जो है वो शिकंजा कसने की बात हो रही है, दूसरा लाइन लॉसेस की किसी दिन बात होती है, लेकिन हल होगा कैसे, शुरू कहाँ से होगा, ये नहीं पता चल रहा। आज 590 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तवानाई ने बताया कि पाकिस्तान में 10 बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और बताया गया है कि कई घरेलू सारिफीन बिजली चोरी और बाज़ ऐसे हैं जो बिल अदा नहीं करते, यानी दोनों ही सूरतों में चोरी हो रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान ये वो बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी चोरियां हो रही हैं। लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको को तकरीबन 79 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, जबकि पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाक़ाजात में बिजली चोरी 489 अरब रुपए की है। 489 अरब रुपए का यहाँ पर नुकसान है। तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की 60% रिकवरी ही नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा शिकवा आज किया गया, बताया गया। लेकिन ये रिकवरी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस महीने नहीं हुई या पिछले महीने नहीं हुई, ये तो साल से यूँ चला आ रहा है। तो अब तक इन लोगों को रिलीफ मिलता क्यों था? बिल्कुल ऐसे। और उबैद, ठीक है ये मसला है और इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है, लेकिन सारा मलबा सिर्फ इस पे डालने से मसला हल नहीं होगा। सिर्फ यही वजह नहीं है कि बिजली चोरी होती है, लोग बिल पे नहीं करते, इसी वजह से बिल ज्यादा आ रहे हैं, और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं। इसके साथ साथ उन्हें भी देखने की जरूरत है। चोरी कर रहे हैं, उनकी चोरी मैं भर रहा हूँ, फिर मैं अपना टैक्स अलग दे रहा हूँ, टैक्स पर टैक्स अलग दे रहा हूँ। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि यानी जो दे रहा है उसे भी आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो कहे कि यार ठीक है, फिर जो नहीं दे रहे वही बेहतर है, मैं भी उन्हीं में शुमार हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे। खैर अब अलर्ट होने की ज़रूरत है बिजली चोरों को, क्योंकि बहुत सख्त किस्म का जो है क्रैकडाउन अब शुरू कर दिया जाएगा। खैर डॉलर का रुख कर लेते हैं। जो डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले हैं और गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स हैं, उनके खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और फैसले के बाद मुल्क में डॉलर की कीमत गिरने भी लगी है। हुकूमत ने हवाला हुंडी, डॉलर ज़ख़ीरा करने, गैर कानूनी तरीके से डॉलर की खरीदो फरोख्त और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया है। क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है और इस ज़मन में सरकारी एहलकारों और मुजरिमान की जो सरपरस्ती कर रहे थे अफराद, उनका डेटा भी कहा जा रहा है कि मुरतब हो रहा है और फैसला कुछ कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। मुल्क में आए रोज़ डॉलर की बढ़ती कीमत और रुपए की गिरावट की असल वजह एक महसूस माफिया है जो डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केट को फ़रोग दे रहा है। और क्रैकडाउन के अलावा करेंसी के कारोबार के हवाले से भी कुछ अहम पॉलिसीज़ और कवानीन का भी असर-ए-नौ जायज़ा लिया जा रहा है और इस ज़मन में ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी को भी सख्त कर दिया गया है और करेंसी की किसी भी तरह की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए सिक्योरिटी और खुफिया इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। और हुकूमत के इन ऐलानात और कार्रवाइयों के साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर सिर्फ 2 दिन में 18 रुपए गिर चुका है और डॉलर की कदर में ये गिरावट साबित करती है कि डॉलर को मसनूई तरीके से बढ़ाया गया था। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, तफसील जानते हैं, मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक, यकीनी तौर पर ये तो सब पर वाज़ेह है कि जो सख्ती है वो होना थी और सख्ती से मुताल्लिक जब मुतनब्बे किया गया तो ख़ुद ब खुद चीज़ें ठीक होती चली गईं। अब आइंदा किस किस तरफ सख्ती होने जा रही है, क्या क्या नताइज एक्सपेक्टेड हैं, ज़रा ये तो बताएं। और आज का रिज़ल्ट तो बड़ा खुशाइंद है ओपन मार्केट का। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है और उसकी वजह भी वो क्रैकडाउन है जो कि गैर कानूनी मनी एक्सचेंजेस और ये जो डॉलर माफिया है
उनके खिलाफ किया गया और सिर्फ 2 दिन के अंदर ओपन मार्केट में जो है वो 14 से 18 रुपए जो है वो डॉलर की कीमत में जो है वो कमी वाकई जो है वो हुई है। और इसके लिए जो अभी इन्होंने आज तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमसे शेयर की गई है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उन्होंने बताया कि अब तो हम ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जो सरकारी एहलकार हैं या दीगर लोग हैं जो कि एक मुनज़्ज़म माफिया जो है उसकी सूरत में ये काम कर रहे हैं। उनका डाटा की मदद से ऐसे लोगों तक जो है वो हम पहुंचेंगे। दूसरा इसी तरह जो है वो बिजली चोरी के हवाले से भी आपको बता दें, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, खुद भी आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि आप ये अंदाजा लगा लें कि इतना खसारा हमारा और हमने 40 अरब डॉलर वापस करने सिर्फ इस साल, और आपका जो बिजली चोरी का जो हुजम है वो 590 अरब रुपए है। 590 अरब रुपए, ये आप अंदाजा लगाइए, सरकारी इदाद-ओ-शुमार की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस वजह से फिर वो आज वजीर तवानाई ने, वो तो निगरान है, उन्होंने सीधी बात की, उन्होंने कहा जी जब तक ये बिजली चोरी नहीं रुकती और लोग बिल नहीं देते हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते। और उसमें आप ये देखिए इस 590 अरब रुपए में से पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सखर, कबायली इलाके, आजाद कश्मीर, यहाँ की जो बिजली तकसीम कार इसमें 490 अरब रुपए, 590 में से 490 अरब रुपए सिर्फ इनकी बिजली जो है वो चोरी होती है। बड़ा जो फैसला लिया जा रहा है जिस तरह। अच्छा नहीं, इसमें सिद्दीक, मैं प्रोग्राम के शुरू से ये हम बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि ये बिजली चोरी जो है वो इसी महीने नहीं हुई या पिछले महीने नहीं हुई कि अभी कैलकुलेट किया हो तो पता चला हो कि ये मसला है। इसी तरह जो डॉलर का मसला है ये भी सारे लोगों के सामने है कि किस तरह से इस मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा, डॉलर वाली मार्केट इसलिए हमारे लिए क्रिटिकल है कि हमने हाल ही में फैटिफ के मामलात को भुगता है, हमने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ सफ़र किया है, कितनी हमें जो है वो हमारे तर पर तलवार लटकती रही है, यही हवाला हुंडी, ये जो गैर कानूनी रास्ते हैं, इस सब के बावजूद जो इदारे हैं जिन्होंने इस पर काम करना है, FIA है, वो उसको कोई होश नहीं आया, उसे कोई ख्याल नहीं था कि ये कितना क्रिटिकल है ये मामला। माजरत के साथ ये FIA हो या दीगर जिन इदारों की ये जिम्मेदारी बनती थी, उनके अंदर भी ऐसे लोग बैठे रहे जो कि ये पिलफरेज को आगे बढ़ाने में या उसके अंदर ये शामिल थे सारे प्रोसेस में। इसी वजह से मैंने शुरू में बताया कि ऐसे लोगों की भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं जो कि इस तमाम माफिया को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और ये आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों एक बात की थी कि ये जो सिस्टम लेड करप्शन है इसको खत्म करना है, तो उसी की तरफ अब ये सारे का सारा जो है अभी ये सिस्टम लेड करप्शन है, इसको खत्म करना है। और देख लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस सिलसिले में इक़दाम क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। एपी है, अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल ऐसे, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम मजीद इशूज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक। कभी कुछ अदालती कार्रवाई के हवाले से भी बात करते हैं। तोशाखाना नैब केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया है। तो तोशाखाना केस में ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त ये है कि अब नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को भी कल तलब कर लिया है। तोशाखाना नैब केस के हवाले से बुशरा बीबी अब देखना है कि कल पेश होती हैं या नहीं, लेकिन तलबी के नोटिस जो हैं वो जारी हो गए और इसको अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया नैब तरामीम पे, उसके साथ जोड़ के देखें तो फैसला अगर आता है और वो नैब तरामीम ख़त्म होती हैं तो नैब के नोटिस की मौजूदगी में अगर बुशरा बीबी पेश नहीं होती तो फिर कार्रवाई बनती है। तो नैब अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर चुका है उन तरामीम के कालदम होने की सूरत में जो बेसिकली अपने मुखालिफिन के लिए लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके खानदान या उनकी पार्टी के गले पड़ती नजर आ रही हैं। तो इसको इस तनाजुर में भी देखना होगा। अब देखते हैं कल बुशरा बीबी पेश होती हैं या नहीं होती हैं। दूसरी तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने का मामला, सिंध बार काउंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, कवानीन गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने खुदा गवाह कह के बात को शुरू किया था और बताया था कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं और ये कवानीन बन भी गए, उन्होंने इसमें यह भी कहा और कहा कि मैंने दस्तखत भी नहीं किया। अब ये मामला सुलझाने के लिए सिंध बार काउंसिल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और कहा है कि ये गैर आइनी कवानीन है क्योंकि सदर ने दस्तखत ही नहीं किए तो इन्हें कालादम करार दे दिया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में अब ये चैलेंज हो चुके हैं और दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये
अपनाया गया है कि दोनों कवानीन पर क्योंकि सदर ने दस्तखत नहीं किए, इससे ये कवानीन गैर आइनी करार देने की इस्तदा भी की गई है। तो अब देखना यह है कि यह मामला कहाँ जाता है। दोनों कवानीन जिस पे सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, उसके बाद ट्वीट की। अब देखना यह है कि सिंध बार काउंसिल ने जो ये दरख्वास्त दायर की है इसका असल में इसकी मुझे परेशानी ये हो रही है सबसे ज़्यादा कि दिन रह गए 10 और वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है किसी बंदे का। ये बड़ा खतरनाक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। खैर एक बार फिर हम डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर ब्लैक हो रहा था और इस ब्लैक डॉलर को पकड़ लिया गया, इसके खिलाफ डंडा उठा लिया गया और आज कार्रवाई समझ लें कि शुरू हुई तो डॉलर जो है वो वापस काबू में आना शुरू हो गया। यानी ओपन मार्केट में जो उसकी छलांगी थी उन्हें रिवर्स गियर लगा और इंटरबैंक में भी आज डॉलर जो है वो 12 पैसे नीचे आया और 307 रुपये 10 पैसे से कम होकर 306 रुपये 98 पैसे पर आ गया। और ओपन मार्केट में आज बड़ी कमी देखने में आई, 11 रुपये सस्ता हुआ और 312 रुपये में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट से भी अच्छी खबर है। जी हाँ, 316 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। तो ये सारी थी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल और डॉलर का उतार चढ़ाव भी हम आपको बता रहे थे। हमारे माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये मार्केट मैनिपुलेटेड थी और इसको मैनिपुलेट करने वाले जो हैं वो किसी तड़ी धमकी और डंडा उठाए जाने के बाद डर गए हैं। ये फ्लक्चुएशन अच्छी है लेकिन ये कितनी को मैनिपुलेटेड थी? इसमें 15-20 रुपये का मसला था या कोई 50-60 रुपये का कोई बहुत बड़ा फ़र्क है जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये गिरावट का शिकार होगा अभी डॉलर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो रुपए की कदर है, इन दी एंड तो उसका तायुन इस चीज़ से होता है कि पाकिस्तान की जो लिक्विडिटी है डॉलर्स की वो कैसी रहती है इंटरबैंक में। जो ओपन मार्केट में आपने देखा उसमें बहुत सा आंसर ये था कि एक एक्सपेक्टेशन रोज़ डेवलप हो रही थी कि ये रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। एक एक्सपेक्टेशन और सेंटिमेंट जो था वो टूट नहीं रहा था। इसके साथ साथ एक स्मगलिंग का आंसर था जो क्रॉस द बॉर्डर जा रहा था और इसके साथ साथ ये भी था कि लोग जो थे वो एक तरह से होल्ड किए हुए थे डॉलर को और स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था। और फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, एक तो उनका कर्व का रेट है और फिर एक ग्रे मार्केट डेवलप हो गई थी। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आपने ये भी देखा कि एक एक्शन लिया गया और ये कोशिश की गई कि ये जो ग्रे मार्केट है इसको तोड़ा जाए। जैसे ही ग्रे मार्केट जो है वो टूटी है तो आपने ये देखा कि एक्सचेंज रेट कंपनीज का जो इस वक्त 309 या 310 है वो बहुत क्लोज आ गया है, 307 रुपये के करीब आज इंटरबैंक जो बंद हुआ है। सो अब ये इस ओवरऑल सेंटिमेंट को आगे चलाने के लिए हमने ये जो ऐसे अनासर हैं जो बिल्कुल होल्ड किए हुए हैं डॉलर या ग्रे मार्केट में हैं, इन पे बिल्कुल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है। बट ऑन द इंटरबैंक मार्केट ये याद रखिए कि हमने डॉलर लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना है, जिसमें हमारी रेमिटेंसेस हैं, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और तीसरा आंसर एक ये भी क्रिएट हो रहा है कि एक FDI के लिए कोशिश की जा रही है थ्रू द SIFC चैनल। तो अगर ये सब हमारे डॉलर लिक्विडिटी को इम्प्रूव करते हैं तो उसको भी तकवीत मिल सकती है। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का मतलब जो है वो ये है कि जो डॉलर है पैरिटी रुपी के साथ वो दोनों तरफ मूव कर रही है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो इंटरबैंक की भी मार्केट है वो एक तरह से डिसफंक्शनल है और वो डिसफंक्शनल इसलिए है कि वहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो बहुत वीक रही है। हमें इस लिक्विडिटी को भी बढ़ाना है। सो ओवरऑल ये तनाजुल है जिसमें ये मार्केट्स ट्रेड होती रही हैं। सो लेट्स होप कि हम इस लिक्विडिटी को बढ़ा सकें एंड लेट्स होप कि हम लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो आप बात करें इसका तो एक बड़ा मसला ये है ना कि जब जो ओपन मार्केट है उसका रेट ही आप कह लीजिए कि 325 रुपये है, 327 रुपये है, तो फिर वो हवाला हुंडी का जो कल्चर है वो आम हो जाता है। लोग अपने रेमिटेंसेस के लिए दीगर चीज़ों के लिए फिर उस चैनल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से उन्हें पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये आजकल में शुरू हुआ हो, ये चला आ रहा है। वो वक्त भी याद है डार साहब लंदन से चले, उन्होंने कहा कि ये मैं आऊँगा तो इसकी तो कीमत जो है कदर जो है वो यहाँ होनी चाहिए। तो ये होर्डिंग के लिए अब आके हमने जब इनिशिएटिव लिया है बहुत देर नहीं होगी, इसको बहुत पहले नहीं कंट्रोल किया जा सकता था? देखें, पाकिस्तान में ये तो बात आप बहुत सी चीज़ों के लिए कह सकते हैं, बट आई थिंक जो इस वक्त हो रहा था वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बिकॉज एक केयर टेकर रजीम थी, एक रजीम नई टेक ओवर कर रही थी, तो वो बिल्कुल लग रहा था। उस पर PM ने भी बात की, बट आर्मी चीफ ने सुना भी होगा कि उन्होंने ये हिदायत पेश की कि हम स्मगलिंग के अगेंस्ट जो जाएंगे एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सो अथॉरिटीज़ ने अच्छा एक्शन लिया। बट एक चीज़ और भी इसके साथ मिल गई है, कभी कभी जब आपको पता है एक ट्रेंड दूसरी तरफ जा रहा हो, आई थिंक जो प्रॉफिट टेकिंग है ऊपर, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने 300, 305, 310 जिस तरह ये बढ़ता रहा है, जिन्होंने लिया हुआ है वो ये भी रियलाइज करते हैं कि बहुत ओवर एक्सूबरेंट हो गई थी मार्केट। और मार्केट्स जो है ना वो किसी तरफ टेंड कर जाती हैं, एक ही ट्रेंड में चली जाती हैं और वो बहुत
जो ग्रे मार्केट डेवलप हुई वो बहुत ओवर एक्सूबरेंट हो गई थी। सो इट्स ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग कि वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, और उस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी इस वक्त अगर आप बल्क में बेचने जाएं तो आप देखेंगे कि एक्सचेंज कंपनीज के पास इतना बायर नहीं होगा। आप बल्क में बेच सकते हैं पर 307 रुपए पे भेजेंगे तो वो इंटरबैंक के पास वापस आएगा। सो यू नो ऑल इन ऑल नाउ लेट्स सी कि हाउ आवर ट्रेंड ऑफ रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स आल्सो पिक्स अप। हाँ, इस ओवरऑल सेंटिमेंट को चेंज करना होगा। आपने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा जा सकता है कि ये पहले हो सकता था। चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी हमारे सामने है, सरप्लस में हुई, लेकिन वो चीनी कहाँ गई हमें समझ नहीं आ रही। हमारी चीनी हमें ये कहकर दे दी जाएगी कि ये ब्राज़ील से आई है। सेम मसला आप देखें कि आज वज़ीर तवानाई और वज़ीर इत्तलात ने यह बताया कि बिजली चोरी हो रही है। फाटा का, हैदराबाद का और बाकी जगहों का 490 बिलियन का जो है वो इस वक्त कह लीजिए चोरी है, लॉस है। हम हर चीज़ में बहुत देर कर देते हैं। ईरान से हमारी जो लीकेज है, जो हम स्मगल करते हैं ऑयल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जहाँ तवज्जो देनी चाहिए। 2-3 मैंने गिना दी, और आप क्या समझते हैं क्या क्या रह गया जिस तरफ हम तवज्जो दे लें डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो हम इस तरफ तवज्जो दें कि ये जो स्टोरी हमने पाकिस्तान की लिखनी है ना, ये हमने लिखनी है, ये किसी और ने नहीं लिखनी, किसी मल्टीलैटरल ने नहीं आके लिखनी। वो आपको स्टेबलाइज तो कर सकते हैं। सो पहली तवज्जो तो ये दें कि हम कॉम्पिटेंस बिल्ड करके, ये जितने आपने बातें की है, एनर्जी सेक्टर जो है वो सर्जरी मांग रहा है। अब चोरी रोकना, T&D लॉसेस रोकना, ये एक हद तक है, बट यू हैव टू रियली गो डीपर, और इसकी डीपर सर्जरी ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। दुरुस्त, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ तो बिल्कुल जाना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान का टैक्स का निजाम है, 8.5-9% ऑफ टैक्स टू GDP जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अनसस्टेनेबल लेवल है। तो उसको भी ठीक करना है आपने। इसी तरह आपने बिल्कुल बात की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट्स होंगी तो ये पैसे आएंगे, उसको भी आपने ठीक करना है। सो ये सारे काम अब आपने करने हैं। हम रियर व्यू मिरर में बिल्कुल देख सकते हैं, और इस चीज़ को ज़रूर मैं भी समझता हूँ कि ये सारे काम हमें करने थे। जब हुए भी हैं तो हम 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो फिर हम 1 स्टेप बैकवर्ड ले लेते हैं, तो वो अनडू हो जाते हैं। अब हमें कंसिस्टेंसी से ये 3 से 5 साल प्राइवेटाइजेशन है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, PIA की डाइवेस्टमेंट है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब। PIA की यूनियन जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देती है। आप स्टील मिल से मुतालिक बात करें, वहाँ पर यूनियंस हैं। हमने लेयर बाय लेयर ऐसी प्रोटेक्शन दे दी है कि अब हमारे इन सफ़ेद हाथियों से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। आई विश कि हम और बात करते, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर खाकन नजीब साहब की राय। बहुत सारे ऐसे अपडेट भी आ गई है, वो ये है कि गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए अब एक बड़ा फैसला हुआ है। वजारत दाखिला की अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी हो चुकी हैं। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया है। ये तो हमारा स्टोरी का टेक अवे है जो कि हम बता रहे हैं। 9 ओवर्स जो हैं उसमें हमने बांग्लादेश को ऑल आउट किया। अब्दुर्रऊफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक फास्ट बॉलर हैं। अब्दुर्रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये तो बहुत शानदार बॉलिंग अटैक रहा। हारिस ने बहुत ज़बरदस्त आज 4 विकेट्स ली, फिर इसी तरह नसीम है, कम ओवर्स कम विकेट्स, कम ओवर्स कम रन्स दिए, और फिर उन्होंने जो है वो खिलाड़ियों को भी आउट किया। कैसा लग रहा था आपको देख के मैच? कितनी शानदार बॉलिंग हुई आज हमारी तरफ से? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन है कि एशिया कप 2008 के बाद पाकिस्तान किसी भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह 2008 में पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली एशिया कप को कंडक्ट करवाया था, तो मेरा ख्याल है कि इस दफा भी उतनी ही कामयाबी से ये एशिया कप दो चार होगा। और पाकिस्तान की जो टीम है वो भी किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली दफा पाकिस्तान में खेल रही है, और होम ग्राउंड और होम क्राउड का बड़ा बेहतरीन एडवांटेज पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने लिया है। और जो पाकिस्तान की यंग फास्ट बॉलिंग पेस अटैक है उसकी तारीफ ना करना डेफिनेट जाती होगी। और उनकी जो एक कंटिन्यू परफॉर्मेंस है अच्छी टीमों के खिलाफ दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान के पास भी बड़ा एक चांस है कि एक और फतह उसमें थे इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो कहा जा रहा है पिच को देखते हुए कि ये बैटिंग पिच थी, बैटिंग पैराडाइज कहा जा रहा है, तो इस पिच पे इतने शानदार तरीके से अटैक करके मुखालिफ को सिर्फ 39 ओवर्स में वापस भेज देना, और बड़ी मतलब आप देखें ना कि हारिस ने 6 ओवर करवाया, 19 रन दिए 4 खिलाड़ी, फिर शाहीन के 6 ओवर हैं 5 ओवर हैं तकरीबन 5.4, 34 रन दिए 3 खिलाड़ी। तो मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है, और ये हम कैरी करेंगे वर्ल्ड कप में भी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग कराई है, और स्पेशली जिस तरह आरिफ राव ने बहुत ही तेज बॉलिंग की है। और जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैंने क्रिकेट खेली है, तो ये हमेशा से जो बैट्समैन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई है। और आप इसको एक बैटिंग पैराडाइज पिच कह सकते हैं। मगर उसमें भी जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, और जो अर्ली ब्रेक थ्रू दी है पाकिस्तान को, उसने जिम्बाब्वे को इसको बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 193 रन पे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान के पेसर से, और यही हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप तक किसी जो
परफॉर्मेंस है, बॉलर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा 194 बहुत छोटा जो है वो टोटल है जिसे हमने चेस करना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हमारे बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए, बैटिंग लाइनअप को देखते हुए हमें कितना अर्ली इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए? देखिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े सीजनल बैट्समैन है, जिसमें रिजवान है, बाबर आजम है, इमामुल हक है। मेरा ख्याल है कि इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान 1 या 2 विकेटों पर ये टोटल चेज कर लेगा, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम की पिच की यही खासियत है कि इसमें जो चेज है वो एक तो स्कोर बड़े होते हैं, उसके बाद जो चेज टीम आती है वो भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 2 या 3 विकेटों से ये स्कोर चेज कर लेगा। चलें लेट्स सी, हम मैच पर नजर रखते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो 194 का टोटल हमारे सामने है बोर्ड पे, और इस वक्त जो मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो है जनाब 7 ओवर के एंड पे बगैर किसी नुकसान के हमने 33 रन स्कोर कर लिए हैं। और जीत अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम फिर से एक बार अपनी टीम को गुड लक कहते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।